नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप उस सिटी लाइट के साथ। इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम को आरएसएस ने अपने नागपुर स्थित मुख्यालय के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया और इस खास कार्यक्रम से लौटने के बाद अरविंद नेताम ने कहा है कि मुझे शक है कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ईसाई समाज में कन्वर्ट हो गए हैं। वो आदिवासियों के खिलाफ बोलते हैं। आरएसएस का धन्यवाद, मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने बुलाया और बनाया। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि मैं कन्वर्ट हूं या नहीं, ये तो अरविंद नेताम को ही पता लगाना चाहिए। आरएसएस मुख्यालय जाकर अगर वे आरएसएस की भाषा बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ही कोई किसी तरह का प्रलोभन दिया गया हो। नेताम के बयान पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि दीपक बैज कन्वर्ट हुए हैं या नहीं वे खुद बताएंगे, लेकिन दीपक बैज का व्यक्तित्व ये बताता है कि धर्मांतरण वो हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस विधायकों ने धर्मांतरण कराने वालों का समर्थन किया। कांग्रेस आदिवासी संस्कृति के खिलाफ बात करती है। मैं दीपक बैज से एक ही बात जानना चाहता हूँ, कहीं वो कन्वर्ट तो नहीं हुए? ये तो उनको पता लगाना है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है जी। मैं आदिवासी हूँ तो फिर मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ ज्वाइन किया नहीं किया, ये तो उनकी जवाबदारी है। अब आरएसएस मुख्यालय जाके अब आरएसएस की भाषा अगर बोलेंगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये बड़ा अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। कहीं ना कहीं से वो हमारे धर्म और आस्था के केंद्र का, हमारे संस्कृति को वो बदलने की कोशिश करने वालों के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। तो चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी रायपुर से आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अरविंद नेताम ने मुलाकात की है। नागपुर आरएसएस मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे अरविंद नेताम। मुख्य अतिथि बनना प्रदेश के लिए खुशी की बात है, ये कहना है सीएम विष्णुदेव साय का। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर और ऑफिशियली एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी को जगजाहिर किया गया है, सबके सामने बताया गया है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अरविंद नेताम आरएसएस मुख्यालय पहुंचे हुए थे, मुख्य अतिथि बने और ये प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है, ये विष्णुदेव साय ने कहा है। और सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, ये प्रदेश के लिए बेहद एक कहते हैं ना कि गौरव करने वाला पल है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर एक समाचार पत्रों में एक आर्टिकल लिखा है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए, चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग की तरह होती है। इस पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान अब सामने आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राहुल गांधी की मति भ्रष्ट हो गई है। कांग्रेस केंद्र राज्यों में बार बार चुनाव हार रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी है। क्या कांग्रेस के समय चुनाव व्यवस्था ठीक थी? कांग्रेस सरकार में बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने भी कई चुनाव लड़े, हमें पता है 6 महीने में कितने मतदाता बढ़ सकते हैं। बैज ने कहा है कि बीजेपी ने मशीनों की हेराफेरी की है, ये स्पष्ट है। अब इन लोगों का मति भ्रष्ट हो गया है। हार के चुनाव हार के इतने बौखला गए हैं, चाहे वो केंद्र के कांग्रेस के नेता हों चाहे प्रदेश के हों, कुछ भी बोलते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। बहुत पुरानी कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको अपने कमी को ढूंढना चाहिए। आपने महाराष्ट्र में क्या किया? आपने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाकर क्या किया? आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? जब इनकी सरकार बनती है तो ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लगभग 6 महीने के अंदर में महाराष्ट्र में ही 75 लाख वोटर्स बढ़ गए। लगभग 118 सीटों में आप देखेंगे, उन 18 सीटों में 25-25 हजार लगभग मतदाता
बढ़ गए। मतलब आखिर इतना अंतर मतदाताओं में आया कैसे? छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन अध्यक्ष पद का श्रीनिवास राव मद्दी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। इस बार ईमानदार व्यक्ति को बेवरेजेस का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साई ने कहा है कि शराब घोटाले में कांग्रेस सरकार के मंत्री अंदर हैं, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। बेवरेज कॉर्पोरेशन और शराब के पिछले 5 साल का अनुभव, 2000 करोड़ का घोटाला पिछली सरकार ने इस शराब के काम में किया है। नकली हॉलमार्क लगा के, नकली शराब की बिक्री करके छत्तीसगढ़ के ट्रेजरी से, छत्तीसगढ़ की शराब दुकान से 2000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने गबन किया है। इसलिए एक ईमानदार व्यक्ति को बैठाया गया है ताकि सारे काम बेहतर तरीके से हो। पिछली सरकार में शराब में कैसे घोटाला हुआ और कितने लोग अंदर जा रहे हैं, इतना तक कि उनका मंत्री भी अंदर है। 2000 करोड़ का घोटाला, और इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये सब श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी के मार्गदर्शन में सब अच्छा होगा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का कल से 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 नया रायपुर स्थित IIM में शुरू होने जा रहा है। 2 दिन तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के साथ ही सभी मंत्री IIM के कैंपस में मौजूद रहेंगे। इस दौरान देश के कई प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री और सभी मंत्री 1.5 साल में अपने कार्यों और अनुभवों को साझा करेंगे। चिंतन शिविर के पहले दिन सुशासन और अभिसरण विभाग के सचिव निदेशक IIM रायपुर द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। फिर रात को सभी मंत्री मेरी यात्रा विषय के तहत अपनी सेवा, संकल्प और सीख को बताएंगे। फिर फिल्म देखेंगे और इसी तरह सोमवार की सुबह योग और खेल का आयोजन किया जाएगा। वृक्षारोपण होगा। फिर प्रक्रिया रिफॉर्म, डेटा, गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर संजीव सान्याल व्याख्यान देंगे। फिर समावेशी डिजिटल व्यवस्थाओं पर ग्लोबल डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता का व्याख्यान होगा। अब खबर संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में ईद उल अजहा की नमाज के बाद मध्य प्रदेश के मुफ्ती आजम मौलाना मुशाहिद रजा कादरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को निगलेक्ट ना किया जाए क्योंकि वो भी मुल्क पर अपनी जान निसार करते हैं। मुफ्ती के इस बयान पर अब मंत्री गौतम टेटवाल ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा है कि आंकड़े उठाकर देख लीजिए, प्रदेश में कहीं भी भेदभाव नहीं हो रहा है। टेटवाल ने यह भी कहा है कि जितने पीएम आवास हिंदुओं को मिले हैं, जितना मुफ्त इलाज हिंदुओं को मिला है, उतने ही आवास और इलाज मुस्लिमों को भी दिया गया है। मंत्री गौतम टेटवाल ने यह भी कहा है कि वो मानते हैं कि मुफ्ती आजम का कहना गलत है। तो बराबरी के उनको अधिकार मिल रहे हैं, पर अगर आप मध्य प्रदेश सरकार की विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं के डाटे अगर इकट्ठे करेंगे तो अगर हमने आवास दिया है तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला है। अगर इलाज हो रहा है तो उनका भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है। स्कॉलरशिप मिल रही है तो सब वर्ग के लोगों को मिल रही है। ये उनका कहने का तरीका गलत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को जबलपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कुंडम में संदीपनी विद्यालय और ITI भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी कहा है कि बीजेपी को लाडली बहनों से क्या चुनावी वादा बखूबी याद है और इस रक्षाबंधन में लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि में इजाफा किया जाएगा। वादे के मुताबिक बहनों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। आगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि सरकार सुदूर आदिवासी
आदिवासी अंचलों में भी किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं पहुंचा रही हैं। जिले में 1400 करोड़ रुपए की लागत से नई सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसका लाभ जबलपुर के साथ साथ मंडला जिले को भी मिलेगा। लाडली बहना, आप चिंता मत करना। हमने कहा था चुनाव के साथ ही यहाँ हमारी सरकार बनेगी। 1000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है, सभी लाडली बहनाओं की राशि के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जातिगत जनगणना पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी के भोपाल दौरे के दौरान कांग्रेस ने उन्हें जातिगत जनगणना के लिए धन्यवाद दिया था। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के दबाव में ही केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हुई। इधर बीजेपी ने भी सभी मोर्चों के जनप्रतिनिधियों को जातिगत जनगणना के बारे में जानकारी दिए जाने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए समाज के लोगों के बीच बैठकों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐतिहासिक फैसला है, तो वहीं कांग्रेस जातिगत जनगणना का श्रेय ले रही है। श्रेय लेने पर वी.डी. शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। कांग्रेस में सृजन शब्द ही नहीं है, यह विसर्जन करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के नाते से निभाती है। कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। फूट डालो राज करो इनके जीन्स में है, इसलिए देश ने जानता है, देश पहचानता है और देश ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूरी तरह से नकार दिया। देखिए कौन भ्रम फैला रहा है, ये जनता के बीच में स्पष्ट है। जिस पार्टी के नेता नितिन गडकरी कहते हों कि जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी लात, मोदी जी खुद कहते हैं कि जाति के जनगणना के ऊपर कहते थे चुनाव प्रचार में बटोगे तो कटोगे। सबको मालूम है कि जाति का जनगणना के लिए राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कितना संघर्ष किया, तब कहीं जाके इनको मजबूर होना पड़ा ये निर्णय लेने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन करते हुए सीहोर वासियों को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। शिवराज सिंह चौहान आगे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मुझसे जो बेहतर हो सका मैंने किया है। अब केंद्र ने जो काम दिया है उसे मैं कर रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान आगे कहते हैं कि हम मोहन यादव के साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हुए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस दौरान जमकर तारीफ की। जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर सेवा, वो मेरा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है और जब तक सांस चलेगी उस कर्तव्य को पूरा करना है। मैं आज अपने जिले की धरती पर यह कहना चाहता हूं, मैं पार्टी जो काम देती है उसको भगवान की पूजा मान के करता हूं। तो देखिए, शायद सरकार के युक्तियुक्तकरण के फैसले के बाद लगातार कई शिक्षक संगठन इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटी हुई है, जबकि जिला प्रशासन युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है। युक्तियुक्तकरण को लेकर सूरजपुर जिले के शिक्षक संगठन शिक्षा विभाग पर बड़ी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिक्षक संगठन ने ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर को काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द किए जाने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप तो यह है कि युक्तियुक्तकरण के दौरान दावा आपत्ति का मौका नहीं दिया गया। रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर भारी गड़बड़ियां सामने आई। काउंसलिंग में जो शिक्षक मौजूद नहीं पाए गए थे उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही कई विसंगतियों का जिक्र ज्ञापन में किया गया है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी अब तेज होती जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए वो युक्तियुक्तकरण को अब मुद्दा बना रही है। देखिए, ये कुल मिला के सूरजपुर ज़िले में जो युक्तियुक्तकरण के दौरान अतिशेष चिन्हांकन से लेके काउंसलिंग पदस्थापना तक की पूरी प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई, जहाँ जहाँ कमियाँ आई, उन सभी कमियों को उजागर करते हुए बाकायदा प्रमाण, तथ्य, तर्क सहित हम आज यहाँ पर साझा मंच के बैनर तले सब मिलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राज्य की कुल लगभग 10,463 स्कूलें सीधे तौर पर
बंद होने के कगार पर है। ये आरोप तो खैर गलत है और उनके लिए ठीक इसलिए है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो उसी को मुद्दा बनाए। हमारा ओवरऑल शिक्षकों की संख्या लगभग 7,130 है, उसमें 956 शिक्षकों का रैशनलाइजेशन में पार्टिसिपेशन हुआ है। तो देखिए, लगातार युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार सियासत तेज होती जा रही है प्रदेश में। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो किस बात को लेकर सरकार को घेरे, तो उसने युक्तियुक्तकरण को ही एक मुद्दा बना लिया और सरकार पर अब सवाल कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है युक्तियुक्तकरण को लेके, और इसी पूरे मामले को लेके कांग्रेस का कहना है कि इसमें कई विसंगतियां पाई गई हैं। और जिस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए वो अब युक्तियुक्तकरण को मुद्दा बना रही है। तो देखिए, युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार प्रदेश के जो तमाम शिक्षक हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे, और क्योंकि शायद सरकार के युक्तियुक्तकरण के फैसले पर लगातार जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने विधानसभा घेराव की भी तैयारी की थी, विधानसभा घेराव करने के लिए भी पहुंचे हुए थे, और उसके बाद से ही लगातार आक्रोश इनमें देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में वो जुटी हुई है, जबकि जिला प्रशासन इसी बीच युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा हुआ है कि कैसे ये जो फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि युक्तियुक्तकरण को लेकर सूरजपुर जिले के शिक्षक संगठन शिक्षा विभाग पर बड़ी अनियमितताएं होने का आरोप लगा रहे हैं। तो शिक्षक संगठन ने इसी दौरान ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा है, और उस ज्ञापन में कई बातों का जिक्र किया गया है। जैसे कलेक्टर को कहा गया है ज्ञापन में कि काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द करने और दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। आरोप तो ये भी है कि युक्तियुक्तकरण के दौरान दावा आपत्ति का मौका तक इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इसमें उन तमाम सड़कों को शामिल नहीं किया गया है जिनके पिछली सरकार में टेंडर जारी किए गए थे। कांग्रेस का तो कहना यह है कि नगर निगम और ज़रूरी सड़कों के निर्माण और गैर ज़रूरी सड़कों के निर्माण पर राशि को खर्च कर रहा है, जबकि बेहद ज़रूरी तो यह है कि सड़कों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही शहर में 70% से ज़्यादा सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को जारी कर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि शहर की पॉश कॉलोनियों के साथ वीआईपी सड़कों के निर्माण पर ज्यादा प्राथमिकताएं दी गई। वहीं निगम सभापति का कहना है कि शहर की सभी सड़कों का निर्माण प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। निगम क्षेत्र में जो अति आवश्यक सड़क है वो सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जो शासन की जो राशि है उसका सदुपयोग हो, और ये देखने को मिला है कि जहाँ रोड अच्छी रोड है उसके ऊपर रोड का डामरीकरण किया जा रहा है। आज भी देखेंगे कई जगह चक्के जाम किए गए हैं रोड निर्माण के लिए, आज तक वहाँ रोड का निर्माण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद सड़कों को मुख्य प्राथमिकता से लेते हुए आज पूरे रायगढ़ के साथ साथ विधानसभा में जो सड़क है ये एक चौड़ा और अच्छा सड़क के साथ में निर्माण कार्य जारी है। उसके लिए कांग्रेस को बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे, जहां आज से ठीक 1 महीने पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लिए कयामत की रात को लाके रख दिया था, जब भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। भारत के गहरे घाव की मार पाकिस्तान आज तक झेल रहा है। चलिए अब 2 तस्वीरें भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर 6 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा यहाँ पे आतंकी मार गिराए गए। 11 पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया। राफेल, ब्रह्मोस और S-400 का इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान के 40 नागरिक और 11 सैनिक भी मारे गए। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की सटीक पिन पॉइंट कार्रवाई थी। तो दूसरी
7 जून 2025 की तस्वीर, जहां पे पुंछ में जनजीवन सामान्य हो चला है। बैंकॉक में प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा फहराया और भारतीय सेना को सम्मान समर्थन का संदेश दिया है। गुरुवार सुबह 11 बजे लगाई गई ये छलांग देशभक्ति और साहस का प्रतीक बन गई। अनामिका यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन का C कैटेगरी लाइसेंस प्राप्त कर चुकी हैं। अनामिका ने इस बात को बताया है कि वो अब तक 300 से ज्यादा स्काई डाइविंग कर चुकी हैं। स्काई डाइविंग की ये कला उन्होंने अपने पिता अजय शर्मा से विरासत में उनको मिली है, जो वायुसेना से सेवानिवृत्त कमांडो और प्रोफेशनल स्काई डाइवर हैं। अंबिकापुर में उत्तर प्रदेश की लकड़ी तस्करी और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई यहां पे लगातार जारी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, जिसमें ये सेमर और लिप्टस पेड़ों की संख्या दिनों दिन लगातार कम होती जा रही है। लकड़ी तस्कर ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और इन कटे हुए पेड़ों को बाहर भेजा जाता है। फॉरेस्ट विभाग के SDO ने खुद कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया है। आपको ये भी बता दें कि सरगुजा जिले के सीतापुर, बतौली, मैनपाट के साथ ही अन्य इलाकों में पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से जारी है और रात के अंधेरे में इसे बाहर भेजा जाता है। लकड़ी तस्करों ने यहाँ पे लकड़ियों को डंप करने के लिए अड्डों को भी बनाया हुआ है और जिस पर वन विभाग कार्रवाई किए जाने की बात कर रहा है। मुझे सूचना दी, उसकी जब्ती की कार्रवाई होगी। अभी हमने जो आपका विगत 4 दिनों में 5 जो है ट्रैक्टर को हमने जो है से सेमल कॉनीगिरी की लकड़ी का जब्ती की कार्रवाई किया है। अगर मेरी संज्ञान में आता है तो मैं निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करता हूँ। पन्ना पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अगवा बुजुर्ग को डकैतों के चंगुल से रिहा करा लिया। घटना के बाद से ही इलाके में सनसनी का माहौल था। डकैतों ने 5 दिन पहले जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से बुजुर्ग को अगवा कर लिया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और डकैतों की तलाश को शुरू किया गया और इसी कड़ी में छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपहरित बुजुर्ग की तलाश शुरू की और इसी दौरान डकैतों के चंगुल से इस बुजुर्ग को रिहा कराया। 3 घंटा बैठ रहे हैं एक जगह, मान लिया दोपहरी रहे एक बैठ रहो तो वहाँ लाग है बैठी तो एकदम थोड़ी मुड़ के देखो कि ये तो परे है भैया का करे थे तो वो कमालिया नींद सतावती सो ऐसे टेक्का हवे आँखी जाऊँ कि मिट्टी देखी है तो मैं पोले पाँव धरते हूँ ऐसे लंबी काटी। तो इसकी पुष्टि की जा रही है कि कहानी की सत्यता क्या है। मुकदमा भी इस संबंध में कायम किया गया है और बाकी जैसा कि ब्रिजपुर धर्मपुर क्षेत्र लगता है वहाँ पर, तो SDOP के माध्यम से और थानों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और जंगलों में जो है पुलिस गश्त भी कर रही है। जबलपुर के बरगी में घरेलू विवाद के चलते एक शराबी पति ने अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले से पत्नी की मौत हो गई जबकि मासूम बच्ची का मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज जारी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार बताया जाता है। बताया ये जाता है कि आरोपी देर रात शराब के नशे में घर पहुंचा हुआ था। इसी दौरान पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद बेटे ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सूचना मिलने पर तत्काल बल पहुंचा और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज तक लेकर गया गया, जिसमें जो पत्नी थी राधा भूमिया, उनको लाते समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बालिका है वो अभी ICU में एडमिट। घरेलू विवाद था आपसे अभी और पूछताछ कर रहे हैं। उनका जो बेटा है उससे भी पूछताछ कर रहे हैं तो आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। 5 जून से लगातार चल रहे ऑपरेशन में अब तक 2 हार्डकोर के साथ ही 7 नक्सली मारे गए हैं। इनमें सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर और तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य भास्कर शामिल है। 7 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 2 महिला और 3 पुरुष नक्सलियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मौके से 2 AK-47 राइफल और हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बहरहाल आसपास के जंगल के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन अभियान जारी है।
नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा। करोड़ों का इनामी नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। पिछले 25 सालों से सिर्फ एक पुरानी तस्वीर के भरोसे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा बल उसे ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसका ताज़ा फोटो सामने आने के बाद उम्मीद तो यह है कि देश का सबसे मोस्ट वांटेड नक्सली जल्द ही गिरफ्तार होगा। हिडमा न सिर्फ एक खूंखार नक्सली है बल्कि वो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी है। सुकमा जिले के पोवत्री गांव का रहने वाला ये खूंखार नक्सली दिखने में बहुत मामूली दिखता है, लेकिन इसकी कहानी बेहद खौफनाक है। बड़ी बड़ी वारदातों को इसने अंजाम दिया है और खून खराबों का ये मास्टरमाइंड हिडमा देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों की सीधी कमान संभालने का आरोप इस पर है। हिडमा ने ताड़मेटला हमला, टेकल गुडेव और मुठभेड़ के साथ ही बुरकापाल हमला सबसे बड़ा बताया जाता है। दरबा घाटी झीरम हमला जैसी घटनाओं का ये मास्टरमाइंड है। तो देखिए, करोड़ों का इनामी नक्सली कमांडर हिडमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी 25 साल पुरानी फोटो भी हम आपको, इसने अभी तक तो इसकी 25 साल पुरानी फोटो ही लोग देखते थे, लेकिन ये लेटेस्ट फोटो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो हिडमा की लेटेस्ट फोटो 25 साल बाद सामने आई है। हिडमा की ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं आप। 1 करोड़ का इनामी नक्सली है ये हिडमा। काले ड्रेस में ऑटोमेटिक हथियार के साथ ये नजर आ रहा है। तो देखिए, बड़ी ये जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, 1 करोड़ का इनामी है। शक्ल देखिए आप इसकी, कितना मासूम दिख रहा है। और अमूमन ये अगर आपको कहीं राह चलते दिख जाएगा तो आप शायद इस पे शक भी नहीं कर पाएंगे कि यही 1 करोड़ का मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा। देखने में बेहद मासूम दिख रहा है, लेकिन बहुत शातिर, बहुत खूंखार है ये लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। इंदौर से बड़ी जानकारी, राजा रघुवंशी केस में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस केस में बड़ा अपडेट, सोनम केस में बड़ा अपडेट। लापता होने से पहले 3 युवकों के साथ देखे गए राजा और सोनम। एल्बर्ट पिजे नामक गाइड ने डबल डेकर ब्रिज से आते हुए इनको देखा था। शिलोंग, बड़ी जानकारी है, शिलोंग के मावलाखियात गांव में टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पिजे ने यह बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था, सोनम पीछे चल रही थी। उनको मैंने गाइड के लिए कहा पर उन्होंने मना कर दिया। 23 मई को दोनों को सुबह 10 बजे आखिरी बार देखा गया था। टूरिस्ट गाइड पिजे ने पुलिस को ये अपना बयान दिया है। बहुत बड़ी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट। लंबे वक्त से सोनम की तलाश यहां पे की जा रही है, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। राजा रघुवंशी का शव मिला, अंतिम संस्कार हो गया। रवि हेमरा सिसोदिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बहुत बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, देखिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि IBC 24 एक्सक्लूसिव है। और चूंकि जिस तरीके से सोनम और राजा गायब हुए थे उसके बाद से लगातार पुलिस भी सर्चिंग कर रही थी, लेकिन जो शिलांग के मावलाखियात गांव के एक टूरिस्ट गाइड है जिनका नाम एल्बर्ट पड़े है, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 23 मई को सुबह 10 बजे जो पार्किंग लॉट यार्ड है वहां की ओर जाते हुए सोनम और राजा को देखा था। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहे थे और उनके पीछे सोनम चल रही थी। वो लोग कुछ आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी, इसलिए एल्बर्ट उनकी बात नहीं सुन पाया था। और ये वो आखिरी समय था जिसके बाद दोनों जो है लापता हो गए थे। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट है। एल्बर्ट ने अपना ये जो बयान है ये शिलोंग का जो है उसको भी दर्ज करवाया है, लेकिन इसके बाद से ही अगर
देखें तो ये सबसे बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दोनों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जाते हुए, लेकिन एक टूरिस्ट गाइड जो कि वहां का लोकल है और ये मावलाखेत गांव जहां पर ये डबल डेकर ब्रिज जहां पर घूमने के लिए गए थे, वहीं का ये टूरिस्ट है। उसने कहा था कि मैंने उन्हें बतौर टूरिस्ट गाइड के लिए ऑफर भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। और उसके बाद जब वो डबल डेकर ब्रिज की तरफ से वापस आ रहे थे तो पार्किंग यार्ड की तरफ उन्होंने 3 युवकों के साथ उन्हें जाते हुए देखा था। राजा आगे 3 युवकों के साथ चल रहे थे और सोनम उनके पीछे चल रही थी। तो फिलहाल ये इस मामले में एक बड़ा क्लू जो है वो पुलिस को भी मिला है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजा और सोनम को जो जिनको जब आखिरी बार देखा गया है लापता होने के पहले, वो ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जी ठीक, लेकिन रवि, जिस तरह से ये जो टूरिस्ट बता रहा था कि उन्होंने टूरिस्ट के लिए ऑफर किया था, क्या ये बता पाए हैं, पुलिस को ये जानकारी दे पाए हैं कि वो 3 युवक कौन थे जिनके साथ सोनम और राजा रघुवंशी को आखिरी मर्तबा देखा गया था? देखिए, उसका ये कहना है कि वो जो 3 युवक थे वो कदकाठी से, चूंकि अभी जो बयान उसने स्टेटमेंट दिए हैं या जो फिर तरीके से दिए कि उसने पार्किंग यार्ड की तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पाया था। लेकिन ये जरूर है कि वो कदकाठी के हिसाब से उसका कहना है कि वो यहाँ के लोकल निवासी उसे नहीं लग रहे थे। वो उसके इस तरीके से वो अपने बयान को उसने जो भी जानकारी है वो साझा की है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना बिल्कुल मुश्किल है कि क्या वो तीनों वहीं के रहने वाले थे या बाहर के थे। लेकिन जो टूरिस्ट गाइड है उसने अपने बयान, जो विस्तृत बयान दर्ज कराया, क्योंकि ये प्रथम जो जानकारी है वो बाहर आई है। चूंकि ये जो गाइड है ये पहले जो है कि पुलिस से बात करने के लिए बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, क्या पुलिस ने कोई स्केच बनवाया है इस टूरिस्ट से, या क्योंकि अगर स्केच बन जाएगा तो बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे पुलिस को भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत पहचान हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसी पे आता है। अभी फिलहाल उसने जो अपने बयान दिए हैं उसके आधार पर पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और संभवतः ये हो सकता है कि अगर वो हुलिया बता पाए तो उसके आधार पर एक तीनों का स्केच तैयार हो सकता है, और इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लग सकती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है, बिग अपडेट IBC 24 आपको बता रहा है, क्योंकि लापता होने से पहले 3 युवकों के साथ सोनम और राजा को देखा गया था, और वहां का जो लोकल टूरिस्ट गाइड है एल्बर्ट पिजे, उसने इस बात की जानकारी दी, बताया कि डबल डेकर ब्रिज से आते हुए उसने देखा था। हालांकि उसने राजा और सोनम को यह ऑफर किया था कि मैं आपको इस पूरे एरिया के लिए गाइड कर सकता हूं। इसके साथ ही उनके साथ 3 युवक थे, और इसी से जुड़ी हुई एक और जानकारी भी अब हम आपको बताएंगे। अब आप अपने टेलीविजन सेट पर देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ चेंजेस होते हैं, और बड़ी जो अपडेट है वो लगातार सामने निकल के आए हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, और उन्होंने बकायदा लिखा है कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है। इस प्रकरण में CBI जांच आदेशित किए जाने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी के मामले में इंदौर में युवतियों ने पोस्टर लेकर न्याय की मांग की है। महिलाओं ने मेघालय सरकार के साथ केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन को प्रभावी बनाने की मांग की है। महिलाओं का यह कहना है कि सोनम की तलाश के लिए जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो नाकाफी साबित हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक अभियान सिर्फ शव को खोजने की दिशा में केंद्रित है, लेकिन परिवार और दोस्तों को पूरा यकीन है कि सोनम जिंदा है और किसी गंभीर मुसीबत में फंसी हुई है। युवतियों ने सर्च ऑपरेशन को विस्तारित और तेज किए जाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेजों से BSF में नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 युवकों को मुंगेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस कार्यालय में विशाल नाम के व्यक्ति का चरित्र सत्यापन कराने के लिए पहुंचे हुए थे।
इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए एसपी भोजराम पटेल ने लालपुर पुलिस को विशेष टीम गठित की और जांच में पता चला है कि आरोपियों ने विशाल का फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और इसी के जरिए उसे बीएसएफ में नौकरी दिलवाई गई है। आरोपियों के पास से फर्जी निवास प्रमाण पत्र, नोटरी का कोरा प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज और इसके साथ ही सील 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। इस रैकेट का सरगना कौन है, अभी उसके बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। इनका हम जल्द ही पुलिस रिमांड लेकर के उसके संबंध में पूछताछ करेंगे। इस संबंध में हम लोग संबंधित विभाग को हम लोग भेजेंगे ताकि यहाँ के निवास से संबंधित जो लोग सर्विस कर रहे हैं बाहर केंद्रीय सर्विसों में या अर्धसैनिक बलों में, उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। इस पर एक गहन छानबीन की आवश्यकता होगी जिस पर मुंगेली पुलिस छानबीन करेगी। तो देखिए, कवर्धा में साइबर ठगी के जाल को तोड़ते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और करीब 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नामदेव साहू के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक में एक करंट अकाउंट है जिसमें अभी भी 70 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। पुलिस का दावा तो यह है कि पूछताछ में ये राशि अरबों रुपयों तक हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अकाउंट को होल्ड कर दिया है और इस ठगी के पीछे असली मास्टरमाइंड सत्या दुबे है जो फिलहाल फरार है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ देश भर में 16 राज्यों में कुल 56 मुकदमे दर्ज हैं। विभिन्न फर्जी वेबसाइट और फिशिंग लिंक के जरिए आम नागरिकों को ऑनलाइन झांसा देकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ये एक व्यक्ति अभी पकड़े गए हैं जिसका नाम है नामदेव साहू। ये व्यक्ति ने अपना खाता, जिसका फार्म का खाता है, जो करंट अकाउंट है उसको दे रखा है और जो ठग हैं वो इसके खाते में पैसा डालते हैं और एक दिन में करीब 70 लाख इसके खाते में अभी आया है जिसे अभी होल्ड कराया गया है। तो देखिए, भोपाल के अवधपुरी स्थित न्यू फोर्ड एक्सटेंशन में एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। युवती हाथ में हथौड़ा लेकर रेप के आरोपी के छोटे भाई के घर पर पहुंची और चैनल गेट का ताला तोड़कर तीसरे माले तक पहुंच गई, जहां पर किचन में रखे हुए चूल्हे पर बैठकर घर में आग लगाने का हवाला देने लगी, धमकी देने लगी। इससे परिवार दहशत में आ गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, युवती को थाने लेकर आई, लेकिन युवती ने यहां भी जोरदार हंगामा किया। हालात ये बने कि अन्य थानों से महिला पुलिस को बुलाना पड़ा और युवती पर काबू पाया जा सका। दरअसल महिला ने पिछले दिनों एक युवक पर रेप का केस दर्ज कराया, लेकिन जमानत मिलने के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश चला गया। इसी बात से नाराज होकर युवती ने आरोपी के भाई के घर पर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने युवती को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित महाकाल लोक में मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया है। युवक की पहचान भोपाल निवासी जावेद मंसूरी के रूप में हुई है। भोपाल की ही हिंदू युवती को लेकर महाकाल लोक के एकांत क्षेत्र में ये युवक बैठा हुआ था। जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जहां युवक ने पूछताछ में बताया कि वो दोनों साथ में पढ़ते हैं। वो युवती को परीक्षा दिलाने के लिए उज्जैन लेकर आया हुआ था। युवती के परिजनों को उज्जैन बुलाया गया, जिनके आने के बाद युवती को उनके सुपुर्द किया गया। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह भदौरिया ने कहा है कि महाकाल मंदिर परिसर में रील बनाना, वीडियोग्राफी करना, मंदिर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ जैसी घटनाएं आम होती जा रही। मुस्लिम युवक अपने नाम से कैमरा टिकट लेकर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, जो बेहद चिंतनीय है। कोने में बैठे हुए थे, गले में हाथ डाल के, तो इस प्रकार से लवर्स पॉइंट के रूप में महाकाल मंदिर प्रेमाइसेस का उपयोग हो रहा था और अपने किसी कार्यकर्ता ने देखा और सूचना करी, पुलिस को बुलाकर तुरंत उनको पुलिस के हवाले किया और पुलिस पूछने पर उसने अपना नाम जावेद मंसूरी निवासी भोपाल बताया। तो ये सब चल रहा है काफ़ी समय से, केवल एक घटना नहीं। तो ये सुरक्षा को लेकर बड़ा चिंता का विषय है। सुरक्षा मंदिर की जो है वो लचर व्यवस्था है। सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनको इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में हुए फर्जीवाड़े के मामले में की जा रही कार्रवाई की पुलिस ने पहली बार जानकारी दी है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर अंशुमान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि इस केस में अभी तक 21 मामलों में 22 उम्मीदवारों पर एफआईआर को दर्ज किया जा चुका है, जिसमें मुरैना में 7, शिवपुरी में 6, श्योपुर में 2 और इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़, शहडोल में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में आधार कार्ड वेंडर सॉल्वर को भी आरोपी बनाया गया है
उन्होंने बताया कि आधार कार्ड में अपडेट का फर्जीवाड़ा किया गया है। एक व्यक्ति ने एक से ज्यादा लोगों के लिए सॉल्वर का काम किया है। हालांकि PHQ ने इस पूरे मामले में CBI जांच से इनकार किया है। अभी तक 21 प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें कि 22 जो अभ्यर्थी हैं वो आरोपी हैं। प्राथमिक जो जांच हुई है उसमें ये सामने आ रहा है जो आधार कार्ड वेंडर हैं उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सॉल्वर्स के नाम सामने आए हैं, उन सॉल्वर्स को भी इसमें आरोपी बनाया गया, गिरफ्तारी की गई इसके अंदर। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों में है। इस बार मामला परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता से जुड़ा हुआ है, जहां पर छात्रों से उत्तर पुस्तिकाएं छांटने, बंडल बनाने, कोडिंग जैसे गोपनीय कार्य करवाए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर छात्र नेता डॉक्टर बबलू ने खुद बनाकर वायरल किया है। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये वो विद्यार्थी हैं जो कि विश्वविद्यालय में जो परीक्षा संचालित हो रही है या जिनके बंडल बन रहे हैं, उन परीक्षाओं से इन विद्यार्थियों का कोई संबंध नहीं। आग्रह आएगा तो उस पर विचार करेंगे। अगर आग्रह इस तरह का आएगा विद्यार्थियों का तो चूंकि मैंने बताया कि पूरा परीक्षा विभाग, पूरा गोपनीय विभाग और सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी की निगरानी में काम हो रहा था। ऐसा अगर होगा तो विचार किया जाएगा। बच्चे कोड डाल दे, ये कोड बच्चे बाहर सार्वजनिक करेंगे या वो बेच भी सकते हैं या किसी से पैसा ले सकते हैं। वो पूरा कॉलेज या तो कोई कॉलेज पूरा फेल हो जाएगा या कोई कॉलेज पूरा पास हो जाएगा। बंडलों पे नंबरिंग कर देते, कोड डाल देते, वो रजिस्टर पूरा वीडियो बना है, सारी चीज वीडियो में कैद है, कोई भी सच झूठ नहीं है। और ये किसके आदेश से आए, किन पे आए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो चलिए खबर विदिशा से, जहां पर 1 करोड़ 32 लाख की लागत से बना हुआ पुल घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया। आरोप तो यह है कि नटेरन की ग्राम पंचायत में 2024 में पुल का निर्माण किया गया था। घटिया निर्माण किए जाने के चलते पुल में दरारें आ गई, RCC उखड़ने लगी और टूटने की कगार पर आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर यांत्रिकी विभाग के राजेंद्र गजभिये का कहना है कि मेन स्ट्रक्चर में किसी तरह की कोई खराबी नहीं आई है। अप्रोच के एक हिस्से में सेटलमेंट होने के चलते ये सब कुछ हुआ है। ये और सब इंजीनियर तो वहाँ पे काम का विजिट तो किया है, कंक्रीटिंग उनके भी समक्ष होती है, लेकिन ऐसा होता है कि हल्का सा थोड़ा जो कॉम्पेक्शन होना है, वो कॉम्पेक्शन का पुलिया के पास का, पुलिया मतलब जहाँ हल्के से पाइप डले हैं वो थोड़े से दबे हुए हैं, उसको फिर से कंक्रीटिंग डलवा के ठीक कर देंगे। मध्य प्रदेश में दिव्यांग शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के बाद अब पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। इस भर्ती परीक्षा में चंबल अंचल के सभी जिलों में सॉल्वर्स ने अभ्यर्थियों की जगह लिखित परीक्षा दे दी। पुलिस ने ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी जिले के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में धोखाधड़ी, सॉल्वर्स के जरिए पेपर दिलवाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस भर्ती आरक्षक परीक्षा में जो फर्जी परीक्षार्थी पाए गए थे, उनके खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था और अभी तक थाना कोतवाली में कुल 12 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें अभी हमने 12 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं और शेष आरोपियों की तलाश जारी है। मनेन्द्रगढ़ में शहर के अंदर भूपेंद्र क्लब की जमीन से कब्जा हटाए जाने की कार्रवाई होनी है और इसके लिए जमीन में दुकान बनाकर व्यवसाय कर रहे 22 दुकानदारों को प्रशासन ने नोटिस दिया है। बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और ऐसे में दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आज करीब 75 ईयर हो गया हम लोग यहाँ पे अपना व्यापार कर रहे हैं। दादा के ज़माने से, जब दादा पिताजी रहे उस समय के ज़माने से कर रहे हैं। अब अचानक नोटिस दे करके खाली करने से बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। दुकान बच गया तो ठीक है, नहीं बचती है, सरकार तोड़ना चाहती है तो बदले में हमको दुकान दिया जाए। कल जब भूपेंद्र क्लब को अतिक्रमण हटाने की जो अंतिम नोटिस जारी हुई थी, उनको 24 घंटे का मोहलत दिया था और जाके चस्पा नोटिस किया गया था। तो उसके बाद भूपेंद्र क्लब के निवासी इसमें उन्होंने ये बताया कि विभिन्न माननीय न्यायालयों में उनके केसेस कुछ पेंडिंग हैं। मुरैना में एसपी कार्यालय के सामने एक गैंगरेप पीड़िता महिला ने हंगामा किया है। वो एसपी की गाड़ी के सामने बैठ गई और कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने अब एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सुमावली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी सत्यवीर अभी भी फरार है। वो महिला को धमकी दे रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सिमावली थाने में मेरी एफआईआर नहीं हो रही। मेरे साथ सतवीर ने, सरपंच के पुराना सतवीर, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करा, रेप करने की कोशिश करी, रेप किया मेरा जबरदस्ती से। उसकी एफआईआर मैंने थाने में कराई तो उन थाने वालों ने मेरी एफआईआर नहीं करी। 15 दिन हो गए, 15 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। फिर मैं एसपी ऑफिस आई, एफआईआर हो गई, 1 महीने हो चला, अभी तक मतलब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और लगातार जान से मारने की धमकी दे रही हैं। सुमावली थाने में बलात्कार का भी केस दर्ज हुआ था जिसमें 2 आरोपी थे। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। आरोपियों के जो फोन नंबर थे वो बंद थे और उनके घर पर भी दबिश दी गई थी, वो मिले नहीं थे। पर पुलिस द्वारा उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर में एक समाज से जुड़े हुए केस में जेल गए श्याम देशमुख ने मारपीट का आरोप लगाया है। जेल में पदस्थ शिक्षक ने नेतराम नागतोड़े पर आरोप लगाया। उन्होंने बंदियों के साथ मिलकर श्याम देशमुख को पीटा, जिसमें उसका एक पैर टूट गया है और शरीर पर चोटों के निशान हैं। देशमुख ने बताया है कि उन्हें जेल में नेतराम लगातार मारता था, साजिश रचता था। इस पूरे मामले में गंज थाना पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। घायल श्याम देशमुख की पत्नी ने अपने पति को ठेले पर बैठाकर समाज के लोगों के साथ न्याय की गुहार लगाई। रायपुर सेंट्रल जेल के कर्मचारी के ऊपर मारपीट का आरोप लगाते हुए यहाँ पर कुछ लोग गंज थाना पहुँचे हुए हैं। ये शख्स है जिनको किसी केस में जेल दाखिला कराया गया था और उसके बाद वहाँ पर ये रहे, हालांकि जमानत में रिहा हो गए। लेकिन इनका ये कहना है कि जेल में एक शिक्षक है, वो आपसी रंजिश के चलते इनके साथ मारपीट किया है और दूसरा अन्य कैदियों के साथ भी इन्हें पिटवाया। उनसे बातचीत करते, बताइए क्या आरोप है आपका? नेतराम नागतोड़े शिक्षक है। वहाँ हम गए थे सत्र जेल में, तो हमारे साथ बहुत मारपीट की, आपसी रंजिश की वजह से मारपीट किया उसने। मेरी मांग बस यही है कि नेतराम नागतोड़े को जल्द से जल्द अंदर किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, नहीं तो हम तो गृह मंत्रालय के पास जा रहे हैं। देखिए, ये रायपुर के एक परिवार है और इनका साफ कहना है कि एक तो ज़बरदस्ती इनको झूठे केस में फंसा के जेल भिजवाया गया और वहाँ पर जो एक जेल कर्मचारी है जिसका नाम ये ले रहे हैं नेतराम, हाँ, उसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसने अपने अन्य साथियों और कैदियों के साथ मिलकर इनके साथ मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। जिसके बाद ये बेल पे बाहर आए हैं और तत्काल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनके जो नेतराम के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती वे पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री तक पहुंच जाएंगे। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। वक्त एक ब्रेक का है।